ये माफिया सबसे पहले क्या माहौल बनाता है, जिसके नंबर सबसे ज्यादा वो सर्वश्रेष्ठ। नंबरों की दौड़ और सरकारी नौकरी की बेहिसाब चाहत, इन दो चीजों ने हमें इतना नुकसान किया जो शायद अंग्रेज भी नहीं कर पाए। कि सर पे केसरिया पट्टा डाला और केवल एक नारा लगा दिया खास, तो फिर आप हिंदू हो, ऐसा नहीं है। तो मैं जहां भी हमारी डेमोग्राफी चेंज हो गई, वो नारे लगाने लग जाते हैं कि हमें देश से नया बना दो, अलग कर दो। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपने बहुत कुछ देखा है। बिजनेस की लर्निंग्स देखी है, केस स्टडीज देखी है, हर नए मुद्दे पे अपन ने डिस्कशन किया है, इकोनॉमी पे डिस्कशन किया है। बट आज अपन करने वाले हैं एक लाइव केस स्टडी। लाइव केस स्टडी का मतलब हम हमेशा किसी व्यक्ति के बारे में, किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं कि वो ऐसा था, वो वैसी थी। आज हम सोचते हैं कि क्यों ना एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने के बजाय उन्हीं के मुंह से सुन ले, उनकी केस स्टडी दो। आज की इस वीडियो में मैं आपका परिचय कराने वाला हूं एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व डॉक्टर आशुतोष पंत जी से। इन्होंने जब साइंस के फील्ड में काम किया तो बहुत सारे टेक्निकल इनोवेशन किए, इवन ड्रोन तक बना डाले। इन्होंने एज ए अध्यापक पढ़ाया भी है, इंडिया में भी पढ़ाया है और इंडिया के बाहर चाइना में भी जाके इन्होंने पढ़ाया है। उसके अलावा कई कॉलेज और कई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे और स्वरोजगार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए और आज भी चला ही रहे। एज ए मोटिवेशन स्पीकर इन्होंने हजारों बच्चों की काउंसलिंग की है और जाने सैकड़ों बच्चों को इन्होंने सुसाइड से बचाया है। उसके अलावा समाज सेवा के फील्ड में अगर बात करें तो ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के काफी काम कर रहे हैं। और प्रेजेंट में भारत की जो सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL, उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। क्रिएटिव साइड पे देखा जाए तो इन्होंने एज ए डायरेक्टर बहुत सारी मूवीज भी डायरेक्ट की है और न जाने और कौन कौन से इनकी पर्सनैलिटी के पहलू हैं जो आज इस इंटरव्यू में हम जानने वाले हैं। तो बिना समय वेस्ट किए करते हैं इंटरव्यू की शुरुआत। नमस्कार सर। आशुतोष जी। तो आशुतोष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे जो इंटरव्यू की श्रृंखला है इसमें। और आपके बारे में मैंने जब पहली बार सुना था बहुत कुछ जाना था और अभी ऑफ कैमरा हम काफी समय से गपशप कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय मतलब कब बीत जा रहा है पता ही नहीं पड़ रहा और मुझे लग रहा है ये समय बीतना नहीं चाहिए, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो ऑफलाइन इंटरव्यू चालू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी जर्नी है आप तक पहुँचाते हैं। तो इससे पहले कि इनके विचार आप तक पहुँचाया जाए, एक बार पहले इनकी जर्नी जानने का प्रयास करते हैं। तो आशुतोष जी, मैं तो आपकी जर्नी से वाकिफ भी हूँ, प्रेरित भी हूँ, तो लेकिन एक बार ऑडियंस के लिए एक आपकी जर्नी की कैसे क्या आपने किया और अभी आप क्या कर रहे हैं? हाँ राहुल जी, जब आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों के गुरु होते हैं, आप अपनी लाइफ को अपना गुरु बना लेते हो, तो आपके पास सीखने का एक बहुत बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो लोग फिजिक्स पढ़े या साइंस पढ़े उनको पता है कि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। सही। कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में मैं बचपन से ही क्रिएटिव था, इनोवेटिव था, मॉडल्स बनाता था, साइंस के मॉडल्स बनाता, रोबोट्स बनाता था और उसमें मैंने बहुत सारे कंपटीशन जीते। उसके बाद मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग करने लगा और ड्राइंग एंड पेंटिंग में बहुत सारे कंपटीशन जीतने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा जो ध्यान था डाइवर्जन होने लगा इंजीनियरिंग की तरफ कि भाई नहीं, नेचुरल बात है। तो एक अंदर का जो साइंटिस्ट था वो दोबारा जागा। साइंस और आर्ट्स, इनका द्वंद्व हमेशा चलता रहा। कभी कला विज्ञान में बदल जाती थी तो विज्ञान कला में बदल जाता था, लेकिन ऊर्जा जारी रहती थी। ऐसे करते करते मैंने 12th स्टैंडर्ड तक बहुत सारे जितने कहते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वगैरह चीज़ें और खूब बनाए, रोबोट्स बनाए, मानव संसाधन पे प्रोजेक्ट्स बनाए, मुझे अवार्ड भी कई बार मिला। तो ये नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये रुचि जो है इंजीनियरिंग, बीटेक मैंने ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी वैंकूवर कनाडा की यूनिवर्सिटी से, उससे कंप्यूटर साइंस में बीटेक प्रारंभ किया। उससे साथ साथ ही शुरुआत में, उससे पहले मैं ग्रेजुएशन कर चुका था यहाँ महाराजा कॉलेज से BSc। तो BSc करने के बाद बीटेक किया और बीटेक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर सिस्टम, जो अब थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी वैंकूवर कनाडा में जानी जाती है। उसे इंजीनियरिंग के बाद, कंप्यूटर साइंस के बाद मेरे को एक टूल मिला कंप्यूटर साइंस। तो मुझे कंप्यूटर साइंस में इतना रुचि हो गई कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे इंटरेस्ट देखिए आर्ट से कहाँ डाइवर्ट हुआ, वो साइंस के टेक्नोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस से जब कंप्यूटर साइंस कर लिया तो मुझे लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पर इसका यूज तो समाज में है। तो समाज वाले लोग तो जागृत ही नहीं है कि कंप्यूटर का उपयोग कैसे करें, क्योंकि इट वाज अबाउट 1999।
जब 1999 में कंप्यूटर साइंस को बहुत कम लोग जानते थे भारत के अंदर, नहीं जानते थे। 99% घरों में कंप्यूटर नहीं था और स्कूल लैब्स में नहीं था, कहीं भी नहीं था। और उस समय पे कंप्यूटर को समझना, कंप्यूटर साइंस को समझना और उसमें डिग्री लेके आना, सर ये मतलब हमारे जयपुर के लिए भी, जयपुर से है तो जयपुर के लिए और भारत के लिए भी एकदम गर्व की बात है। तो 99 में ये सब करने के बाद मुझे लगा कि भाई ये लोग, पब्लिक मस्ट नो अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत में अभ्युदय हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो मैंने युवाओं को जागृत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढा लेक्चरशिप, प्रोफेसरशिप। मुझे लगा कि टीचिंग में जाना चाहिए। तो 99 में बीटेक के बाद मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो ही लेक्चरशिप में थी। नॉर्मली लोग इंजीनियरिंग के बाद कॉर्पोरेट में जाते हैं और बड़ा पैकेज की एक्सपेक्टेशन करते हैं, कोई पढ़ाता नहीं है नॉर्मली। मेरा बाय चॉइस मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। मिशन आईटी नाम से एक मिशन चलाया ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो गांव गांव तक। वो सारा काम करता रहा और साथ साथ में टीचिंग करता रहा। अब देखिए ये ऊर्जा शिक्षक के रूप में आ गई, धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते। अब लोगों से जब मिला, बच्चों से बातचीत की, युवाओं की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता रहा, तो मुझे ध्यान में आया कि ये सारी प्रॉब्लम का जो है जड़ वो कहीं और है। कहाँ पर है ये ढूंढ, इस तलाश में निकल पड़ा। लेक्चरशिप सर आप कहाँ कर रहे थे उस समय? मैं आईईसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा। ओके। ग्रेटर नोएडा मेरा पहला लेक्चरशिप का असिस्टेंट प्रोफेसर, उस समय लेक्चरर कहते थे, अब असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, इंजीनियरिंग के लिए मैंने वो ज्वाइन किया था 99 पे। मैं बीटेक पास आउट होता ही उस समय। और उसके बाद से मेरी जर्नी एकेडमिक्स में स्टार्ट हो गई। और एकेडमिक जर्नी चलते चलते फिर मैं शेखावटी कॉलेज, एक कॉलेज है सीकर में, वहाँ पे प्रिंसिपल बना उस कॉलेज का। और वहाँ पे फिर वही 3 बजे कॉलेज ख़त्म हो जाता है और मैं 6 बजे तक स्टूडेंट्स के बीच में बैठा रहता था। मेरी नई नई शादी भी हुई थी, घर में पत्नी भी इंतज़ार करती थी और मैं 7 बजे तक घर पहुँचता था, जबकि सारे जो लोग एम्प्लॉयज़ है वो 3 बजे घर आ जाते थे। कारण युवाओं के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, उनको गाइड करना, उनको, क्योंकि गाँव के बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं आता था तो उनको इंग्लिश के लिए गाइडेंस देना, ये सब काम करता रहा। बीच में मैंने एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में भी काम किया, मैनेजर आईटी के रूप में भी काम किया। यानी जर्नी पूरी तरीके से जो है वो एकेडमिक्स की चलती रही और वहाँ भी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनीज को मैं ट्रेनिंग देता था। तो इस तरीके से जब प्रिंसिपल वहाँ बना, एक अपॉर्चुनिटी आई। देश एक करवट ले चुका था इस दौर के अंदर। देश पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर के, और हमारे जो टेक्नोक्रेट्स है वो वर्ल्ड में छा गए थे, आज भी छाए हुए हैं। उस समय एकदम से तेजी से बूम आया और चाइना जैसी कंट्री ने ये रियलाइज किया कि अगर कोई एक्सपर्ट हो सकता है कंप्यूटर साइंस में जो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सके, पढ़ा सके, तो वो केवल इंडियन हो सकता है। तो उन्होंने एक वैकेंसी निकाली, उस वैकेंसी में मैंने भी आवेदन किया और एक शेखावटी के एक गांव या कस्बे से निकल करके डायरेक्ट मैं हनान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना में सेलेक्ट हुआ। और वहाँ भी 35 यूनिवर्सिटीज़ का एक टाई अप था, इनका दोनों गवर्नमेंट के बीच में एक एजेंसी के साथ टाई अप था। उस एजेंसी के माध्यम से 35 यूनिवर्सिटीज़ का इंचार्ज के रूप में मैं वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ। कंप्यूटर साइंस इंचार्ज फॉरेन प्रोफेसर के फॉर्मेट में मैं हनान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोयांग चाइना में स्टैब्लिश वहाँ गया। तो सर आपकी जर्नी मतलब कहते हैं ना कि एक ड्रीम जर्नी है लोगों के लिए। जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा किसी का साइंस में इंटरेस्ट है, उनको आर्ट्स दिखती पसंद ही नहीं आती, कोई आर्ट्स का है उसको साइंस समझ नहीं आती। तो आपकी स्टोरी में साइंस भी है, आपकी स्टोरी में आर्ट्स भी है, इसको समझने का प्रयास किया ही जा रहा था, बीच में एकेडमिक्स भी आ गई। इसमें आपकी पूरी जर्नी में जो कहते हैं ना एक वर्सेटिलिटी जिसको अपन कहते हैं कि जो भी सबसे सक्सेसफुल लोगों का जो सर्वे किया गया उसमें बताया गया कि इनमें सबसे बेस्ट चीज क्या है, ये वर्सेटिलिटी। ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और आपका एक्सपोजर सीकर के एक छोटे से गांव से भी है और बड़ी स्विट्जरलैंड की कंपनी के साथ कॉर्पोरेट का भी एक्सपोजर है और अब चाइना में एकेडमिक्स और इन्वॉल्व हो गया। तो सर अब जर्नी को आप चालू अभी आगे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपके साथ, ये जर्नी में अभी चाइना में आपने इतने टाइम पढ़ाया, तो चाइना में जो अब आप सोचो जो चाइना आज आगे बढ़ रहा है कि चाइना ने आईटी में ये कर लिया वो कर लिया, उस समय उसकी नींव इंडियंस ने ही जाके डाली थी। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जो आज हमको नई चीज पता पड़ रही है। और इसको अपन सर और देखते हुए कि तो चाइना में
आपको क्या लगता है कि 2000 में चाइना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगा, आज जितनी बड़ी महाशक्ति है, तो ऐसी क्या चीज है जो आपने वहां पे महसूस की कि यार चाइना का इस कल्चर में ये चीज बहुत अच्छी है जो हमें नहीं, हमको सीखनी चाहिए? अभी मेरी जर्नी राहुल जी 2005 तक ही पहुंची है ना। 2005 से 12 के बीच में और 12 के बाद से अब तक में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मोड़ आए हैं। ओके। लेकिन 5 में जो कि चाइना आ गया था, तो मैं वहां पे आपके चाइना के जवाब को देता हूँ, फिर आगे जर्नी कंटिन्यू सर करेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, आपको जर्नी 2022 तक लेके आएंगे आपको, और मैं आपसे आपके 2032 तक के प्लान पूछने आया हूँ। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है जब आप देश से बाहर निकलते हो। कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, टू फाइंड द न्यू ओशन यू मस्ट हैव द करेज टू लीव द शोर। यानी नए समुद्रों की प्राप्ति के लिए किनारा तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने किनारा छोड़ा और नए समुद्रों की तलाश में निकल पड़ा। चीन में जाने के बाद वहां पर बहुत कम लोगों ने विजिट किया है। लोग स्विट्जरलैंड भी गए हैं, यूएस भी गए हैं, खूब पब्लिक गई है। लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसको बहुत कम लोगों ने विजिट किया है, और विजिट भी किया है तो फिर उसको अंदर तक देखा है। तो मैंने, क्योंकि मेरा 35 यूनिवर्सिटीज़ में कोलैबोरेशन था, तो फिर मैं बहुत जगह पर विजिट किया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने क्या देखा कि पेट्रियोटिज्म जो हमारे अंदर देशभक्ति का भाव है, कुछ वैसा ही देशभक्ति का भाव चाइनीज में भी है। उस जगह पर हम कहाँ आगे हैं उनसे वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये जानूं कि अगर कोई कंट्री है, उसकी अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको भी हाईलाइट करना चाहूंगा। पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है, और देशभक्ति का भाव जो वहां पर मैंने देखा, जब आप जापानीज के बारे में बात करते तो वो दे हेट जापानीज, लेकिन इंटेलिजेंस देखो उनकी, जापानीज से नफरत होने के बावजूद भी रोबोटिक्स पढ़ाने के लिए कौन आएगा? जापानीज आएगा। इंडियन से तनातनी होने के बावजूद भी कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर और ये जो अपनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इनको पढ़ाने कौन आएगा? भारतीय आएगा, इंडियन आएगा। सो दे आर वेरी क्लेवर। स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन और फ्रेंच जर्मन के लिए वहां के लोग आएंगे, इंग्लिश के लिए यूनाइटेड स्टेट्स से या इंग्लैंड से कोई आएगा। ये कलेक्शन इंटेलिजेंटली उन्होंने कलेक्ट किया है। यानी ईगो इशू नहीं है, ईगो इशू नहीं है, उनको अपना सेल्फ देखना है, उसको कैसे डेवलप करना है। और ये कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसका पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। लेकिन जब मैंने पेट्रियोटिज्म की बात की तो मेरे पास बच्चे आए और बोले, सर हम आपको चाइना घुमा के लेके आते हैं लोयांग। मैंने कहा ठीक है। तो 8-10 बच्चे आए थे, हम 10 लोग करीब चढ़ पड़े और चल दिए बाहर, और उन्होंने कहा सब चढ़िए बस के ऊपर, बस में बैठिए। तो बस आई, दरवाजा खुला, उसमें चाइनीज में फाइयोंग चुआन चोंग वाई लिए कुछ उसने बोला, और उसके बाद वो दरवाजा खुल गया। हम अंदर घुस गए। अंदर घुस करके हम बैठे, अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। वहाँ कोने में एक बॉक्स था, उस बॉक्स में 1 युआन डालना था। पूरा लोयांग आपको घूमना है तो 1 युआन आपको डालना है। हम 10 लोग थे तो हमने 10 युआन जो है वो उसमें डाल दिए। मेरे दिमाग में प्रश्न आया, मैंने कहा अगर यार हम 10 लोग थे और मैं 6 ही डालता तो कौन गिनने वाला था? वो मैनुअल बॉक्स था, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स तो था नहीं। तो हंसने लगा स्टूडेंट, बोला सर वी आर नॉट गिविंग दिस मनी टू दिस बस ड्राइवर, वी आर गिविंग दिस मनी टू अवर नेशन। क्या बात है। सो दिस वाज द मैटर ऑफ यू नो सडनली अ शॉकिंग मैटर टू मी कि एक बच्चा लेक्चर नहीं, भाषण नहीं, सच में अपने देश को किस तरह से सपोर्ट करता है, बताता है कि हम लोग इस जगह पर है। यूनिवर्सिटी में दोनों तरफ लट्टू लगे हैं, बल्ब लगे हैं, झालर लगी है, सब चल रही है, आराम से चलता जा रहा है। कोई खोल करके उसके जेब में नहीं डाल रहा, कोई नहीं खुलता तो तोड़ दे, वो भी नहीं कर रहा। सो एक डिसिप्लिन भी आ गया। तीसरी चीज जो देखी, वो दोनों तरफ, जो सड़क के दोनों तरफ कुछ न कुछ जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, कांच लगा हुआ है, उसमें लाइट डाल रखी है। मैंने कहा यार चाइनीज में क्या लिखा हुआ ये? तो इसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं कि सलीब पर टंगे हुए बच्चे मरे हुए, और अर्धनग्न हालत के अंदर लेडीज और घायल पड़ी हुई है, उनका रेप हो चुका है, और मरे हुए लोग, चिथड़े पड़े हुए शव। मैंने कहा ये सब क्यों लगा रखा है भाई गलियों के अंदर? क्या दिखाना चाहते हो? लाल लाल लिखा क्या है? तो वो बच्चा बोलता है कि सर ये लिखा है, ये जब वर्ल्ड वॉर हुई थी जापान के साथ, तब उस समय उन्होंने हमारे साथ क्या किया था ये लिखा है, और ये लाल अक्षरों में लिखा है, भूलना मत, भूलना मत। सो पैट्रियोटिज्म की एक अलग डेफिनेशन मैंने वहां देखी। हालांकि उस मामले में भी हम उनसे आगे हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर को नहीं बचा पा रहे, और यूनान, मिस्र और रोमा मिट गए इस जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा।
वो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? वो बात जो है, उस बात पे बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं, क्योंकि वो जो बात है, वो जो पुरानी बात है जिसको आज हम नष्ट नहीं होने देना चाहते, उसकी वजह से हम बच गए। यूनान में सब कुछ है, रोम में सब कुछ है, मिस्र में सब कुछ है, पिरामिड भी है, लेकिन उसको मानने वाले खत्म हो गए। चाइना में उसको मानने वाले धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और यहीं पर जाके इंडिया और चाइना का मेल होगा, और यहीं इंडिया अभ्युदय करेगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर वो जो डीएनए है हमारे कल्चर का, उसको डिसॉल्व नहीं होने दे रहे। आज भी जो माहौल है भारत के अंदर, मैंने ये देखा है, हिंदुत्व का जो एटमॉस्फेयर है वो भारतीयता से जुड़ा हुआ है, और जो इंडियन जो चीज है और पैट्रियोटिज्म है वो कभी डाउन नहीं हो पा रही। जैसे ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो देश का जज्बा, हाउस द जोश, वो हाई था, वो हाई जोश था, उसकी वजह से हमें जब मुझे याद है, जब अभिनंदन का जो था, पता नहीं था कि वो आएंगे नहीं आएंगे, उस रात काफी इंडियन शायद सोए नहीं थे, अपने भी टेंशन थी, और एकदम त्योरियां चढ़ी हुई थी कि अगर नहीं दिया फिर देखना हम क्या करते, फिर देखना। मतलब वो आर्मी से ज्यादा तो भारतीय तैयार थे कि अगर तुमने नहीं भेजा तो भैया हम कुछ कर देंगे। और जो आपने कहा कि जैसे इंडियनाइजेशन बचाने के लिए, देखो वैसे हमारा कल्चर है, भारतीय लोग हैं जिंदा रखे हुए, बट कुछ इसमें विशेष संगठन है जो भी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, तो उनमें से भी शायद कोई एक संगठन से आप जुड़े हुए हैं, अपनी बातचीत चल रही थी उसके बारे में, या उस जर्नी के बारे में आप कुछ बताना चाहें? मैं बिल्कुल कोई चीज छुपाना नहीं चाहता। एक बात तय है कि 1925 में एक देश में, पूरे विश्व में एक क्रांति आई, जिसको लोग जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में। ये एक थॉट है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है, एक जीवन का तरीका है, जीने का पद्धति है, उसको मैंने अपनाया, और ताउम्र मरते दम तक वो मेरे अंदर रहेगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचार है वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी है। कभी हम सेपरेट इंटरव्यू में इस पर डिस्कशन करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने संघ को जाना नहीं है, वही संघ की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। एक बार संघ को जान लिया, जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव समझ में आ गया, हिंदू तो है क्या, हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देवित निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। साफ कहा है, हिमालय ही और इंदु सरोवर इंदु, हिंदू ये है, इसके बीच में रहने वाला हर हिंदू है। कहां आया मुस्लिम, कहां सिख, सब हिंदू है। इसकी डेफिनेशन में वो इतनी बड़ी डेफिनेशन को छोटी सी डेफिनेशन बना दी कि सर पे केसरिया पट्टा डाला और केवल एक नारा लगा दिया खास, तो फिर आप हिंदू हो। ऐसा नहीं है, हिंदू की बहुत विशाल डेफिनेशन है, और वो संघ बताता है। इसीलिए संघ में एक बार जो आ जाता है वो जीवन पर्यंत संघ का रहता है। और इसमें जो कि इंडियन कल्चर को बचाने को लेके और इंडियन कल्चर को जो मनाने के लिए अभी भी इस दिशा में संघ का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। ये आम आदमी भी एक्सेप्ट करता है कि भैया जो भारतीय संस्कृति काफी हद तक बची हुई है, जिसने उनको जिंदा रख रखा, मशाल को लेके घूम रहे हैं, वो संघ है। तो ठीक है सर, धन्यवाद। बिल्कुल। तो इसलिए साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी के मामले में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा आगे है चाइना। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, वो हमसे बहुत अच्छा है। फिर क्या जरूरत पड़ी कि हमारे लोग वहां जब जाते तो हम लीड कर लेते हैं। उसका कारण है लीडरशिप। लीडरशिप का भाव हमें सबसे अच्छा है। उनके आज भी हाथ पैर कांपते हैं जब वो कैमरा देख लेते हैं, या फिर वो किसी मंच पे चढ़ जाते हैं तो वो बोल नहीं सकते, फॉलोअर्स अच्छे हैं, वो फॉलोअर है, वो मजदूर है, तुम बोलो क्या करना है हम सब कर देंगे। दिमाग वाला पार्ट नहीं, हाथ वाला पार्ट हैवी है, हैंड से हैवी है, दिमाग में लटके गए, कोई बताएगा तो हम कर देंगे। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स है। अब सर चाइना से अपन आपको भारत लेके आए वापस, अब कब आए भारत चाइना से? फिर अब 2005-06 में मैं इस दौर के अंदर भारत वापस आया। भारत आने के बाद मुझे जो भी अनुभव मैंने वहां कलेक्ट किए थे टेक्नोलॉजी के अंदर, इसमें एक चीज मैं बहुत जरूरी है बताना चाहूंगा, एफिशिएंसी से एनर्जी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अच्छे से मैंने सीखा वहां पे, और वो इसलिए सीखा कि मुझे भारत में जाकर के उसका इस्तेमाल करना है। जो चीज शत्रु की भी अच्छी है तो उसे सीखना है, और ये एक जो सीख का भाव है वो भारतीयता था। उन्होंने पहाड़ से पानी गिराया, पहाड़ से पानी गिराया, टरबाइन चलाई, टरबाइन चली, बिजली बनी। नीचे जो पानी गिरा उसे हॉट प्लेट में गिराया, हॉट प्लेट में भाप बन गई, भाप बन करके जो भाप आई उसको कलेक्ट किया, उसको कलेक्ट करके हर घर में भेज दिया। पाइपलाइन के थ्रू हर घर में वो भाप आ गई, पाइपलाइन के थ्रू घर में भाप आई, क्योंकि -10 डिग्री टेम्परेचर है, ठंडा एटमॉस्फेयर है उस समय, भाप एल्यूमिनियम की फ्रिल से वो भाप गुजरी, तो फिर आपका घर गर्म हो गया, और आपका बाथरूम में जो गीजर है वो गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो गई। इस दौर में पानी बन गई भाप, क्योंकि भाप ठंडी हो गई
और उसके बाद वो पानी बन गई, और वो पानी बनने के बाद जहां से पानी आया वहीं वापस गिरा दिया गया जहां से पानी ओरिजिनेट किया था। यानी इस पूरे के पूरे दौर के अंदर एनर्जी का इस्तेमाल किया, और उस एनर्जी का इस्तेमाल किया और एनर्जी प्रोडक्शन भी किया। एक तरफ बिजली बना रहे हैं और एक तरफ बिजली बचा रहे हैं, तो भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी आई। उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया, पूरे शहर के अंदर डंडी डाल करके बसें इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, डिफरेंट व्हीकल उसी तारों से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू व्हीकल चला रहे हैं। इसका मतलब पेट्रोल और डीजल बचा रहे हैं, जो इसका मतलब अरब कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो रही है। इसका मतलब एनर्जी एफिशिएंसी से वो इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के रूप में कंसीडर हुआ, और एक थ्रेट लगा यूनाइटेड स्टेट्स को भी कि चाइना एक बड़ा थ्रेट बन रहा है। कारण है एनर्जी एफिशिएंसी। तो वो एनर्जी एफिशिएंसी अब मैं सीख के 2006 में भारत आ चुका था। तो मेरे मन में तड़प थी, लाजमी थी कि मैं इनका इस्तेमाल करूंगा मेरे देश को बढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा देश चाइना से कहीं बेहतर है, ये मैं जानता हूं। अब यहाँ आने के बाद फिर एक चेंज आया, परिवर्तन आया कि ये सब काम मेरे को लगा कि कॉरपोरेट कंपनी स्टैब्लिश करनी चाहिए एक, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए जो कि युवाओं को राइट डायरेक्शन में बता सके। कारण क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा, हियर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अनदर पॉइंट। मुझे देखा मैंने, जब इंटरव्यू देने जाते हैं और तो वो बैठते हैं, जो सवाल पूछते उसका जवाब नहीं दे पाते थे। इंजीनियर जो है, जो क्वालिटी के इंजीनियर चाहिए थे, आज भी नहीं मिल पाते हैं लोगों को इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री वाले बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, बोले बेरोजगारी नहीं है साहब, हमें योग्य व्यक्ति मिलते ही नहीं है इंटरव्यू पे। और इनसे पूछा तो बोले सर हम क्या करें, जो हमें पढ़ाया जाता है वही तो हम बताते हैं। तो मुझे एक लगा कि बीच में एक गैप है एजुकेशन और इंडस्ट्री में, तो यूथ के अंदर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस गैप को फिल करने के लिए। तो इस गैप को मैंने कहा 36 का आंकड़ा। ओके। तो फिर मैंने एक अभियान चलाया 2006 में, शिक्षा से 36 हटाओ। ओके। तो सब जगह पोस्टर लगे, जयपुर में, कई शहरों में, 36 हटाओ 36 हटाओ। लोगों के चाय की थड़ी पे चर्चा होने लगी कि 36 हटाओ क्या है। सही बात। तो लोग कहते हैं यार 36 मतलब ये 36 पासिंग मार्क्स होते हैं, इसको हटा दो। अपनी अपनी जिसकी जितनी समझ है वो चर्चा करने लगे। एक्चुअली जब मैंने बताया पब्लिक के सामने आके 36 हटाओ का मतलब है कि इंडस्ट्री पूरब तो एजुकेशन पश्चिम, आखिर कब हटेगा ये 36 का आंकड़ा। एक स्टडी कहती है ना सर, 85% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है। डिग्री मिल गई उन्होंने डिग्री, बट अब वो नौकरी के लिए नहीं है, क्योंकि जो सीखा वो काम नहीं आ रहा है, और उधर वो जैसे वो है जो काम की चीज है वो सीखी नहीं रही, काम की चीज जो सीखी। तो ये गैप था। तो फिर इस गैप के लिए फिर मैंने एक फिल्म बनाई, और 36 हटाओ मतलब नाम आपका से आर्ट वाला वापस आ चुका है। अब मैं वापस साइंस से वापस आर्ट की तरफ आ गया। तो फिर क्या बोले फिल्म बनाओ, तो मैं डायरेक्टर बन गया। मैंने फिल्म बनाई और 36 का आंकड़ा हटाओ ऐसे करके फिल्म बनाई। इंडस्ट्रियलिस्ट से इंटरव्यू लिया, भाई साहब आप क्या चाहते हो एक कैंडिडेट में। बोले यार बोल सके अच्छा, पहला चीजें संभाल सके, अकाउंट्स की भी नॉलेज हो, खाली ये नहीं टेक्निकल है। फिर तीसरा स्ट्रेस मैनेज कर सके, चौथा उसको इंटरनेशनल ग्लोबल हो, पांचवा उसको बेचना आता हो चीज को, केवल बनाना ही नहीं, बनाएगा बेचूंगा कहां से। इस ऐसे कई उसके प्रॉब्लम उसको नोट किया। फिर लड़कों से पूछा तो सर हमें तो इतना ही पढ़ाया जाता है, हमें ऐसी कोई टेक्निकल नॉलेज दी नहीं जाती हमारी एजुकेशन में। फिर तीसरा शिक्षाविद के पास गया, भैया तुमने कोर्स बनाया, ये सोच कर क्यों नहीं बनाया कि वहां पे तो इसका इस्तेमाल ही नहीं होने वाला। ट्राइंगल, इन तीनों से इंटरव्यू लिया, और फिर फाइनली एक चीज निकल के आई कि कुछ चीजें हमारी शिक्षा में बहुत कमी है, उस गैप को ब्रिज करना पड़ेगा हमको। तो उसको मैंने नाम दिया IDE, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो IDE नाम से मैंने 12 मॉड्यूल्स बनाए। उन 12 मॉड्यूल्स को अगर किसी को भी पढ़ा दिया जाए तो इंडस्ट्री कंपेटेबल हो जाएगा। ये IDE बनाए। तो इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रोल रहा है, और कॉर्पोरेट करके कंपनी बनाई, लोगों को, यूथ को ट्रेनिंग देने लगा और यूथ मोटिवेटर बन गया। तो पूरे देश भर में फिर सेमिनार लेने लगा, धीरे धीरे लोगों को जागृत करने लगा, मोटिवेशन करने लगा, और आज तक लगभग 10,900 लगभग 11,000 लोगों का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर चुका हूँ। अब ये एनर्जी कहाँ से कहाँ होती हुई कहाँ यूथ मोटिवेशन पे आ गई है, और लगभग 900 सेमिनार्स देश भर में मैंने ली। छोटे छोटे गांव, चूरू जैसे कस्बे से लेकर के दिल्ली तक हर जगह मैंने सेमिनार्स लिया और युवाओं को जागृत किया कि 36 का आंकड़ा हटाने की जरूरत है। इस बीच में कई कॉलेजेस का मैं डायरेक्टर रहा,
मैं आई डोंट वांट टू मेंशन द कॉलेजेस नेम, बट दे वर वेरी गुड कॉलेज राइट नाउ। आज भी मैं उनके बोर्ड में शामिल हूँ, छोड़ने के बाद भी मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एकेडमिक्स में यूथ से जुड़ना चाहता था। इस तरीके से ये जर्नी चली और अब ये मोटिवेशन में एकेडमिक्स में जो आपका जो आईडीई कोर्स जो कोर्स था वो आईडीई कोर्स आपने फिर उन कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट उन कॉलेज में, बिल्कुल सही आपने जाना, वो इम्प्लीमेंट कराया और तकरीबन 10 कॉलेजेस में वो इम्प्लीमेंट हुआ और इतने जबरदस्त नतीजे आए कि उसके बाद प्लेसमेंट की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई उन कॉलेजेस की, क्योंकि हमने इंडस्ट्री कम्पिटिटिव और कंपेटेबल लोग दे दिए थे, तैयार करने शुरू कर दिए थे आईडीई के माध्यम से। ये प्राइवेट लिमिटेड की ये जो जर्नी थी जारी रही, साथ में मैं कॉलेजेस का डायरेक्टर बनता रहा, डिफरेंट कॉलेजेस का मैं डायरेक्शन में मैंने दिया है, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी शामिल है उसके अंदर। फाइनली 2012 में एक और मोड़ आया। 2012 में 12 में मेरे को ऐसा लगा, मुझे ये पूरा सिनेरियो में पता चला, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यूथ को जागृत कर रहा हूँ, जहां जहां जाता हूँ थोड़ा बहुत कंपेटेबल कर देता हूँ, लेकिन फिर भी यूथ उतना अडॉप्ट नहीं कर पा रहा स्किल्स को, उतना अपने अंदर एम्प्लॉयबल जो है एम्प्लॉयबिलिटी वो डेवलप नहीं कर पा रहा। मतलब आप तो नॉलेज लेके बैठे हो, लेने वाला तो आए, लेने वाला शायद ये वाला गैप। हाँ, मैं तो नौकरी, एम्प्लॉयबिलिटी वाला कहता है मैं तो नौकरी लेके बैठा हूँ, पर मिलते कहाँ है जोश वाले। तो मेरी कंपनी का नाम था जोश एजुकेयर। तो वो उसका नाम भी जोश ही था। तो क्योंकि मोटिवेशन से आते आते मैंने ये देखा कि मैं शायद पत्तों पे पानी दे रहा हूँ, तो जड़ कहाँ है। तो जब जड़ की सोची तो मुझे पता चला कि जड़ तो इससे पीछे है। मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, प्रोफेसर हूँ, लेकिन जड़ें हैं स्कूल में। छठी कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक बच्चा खूब खेलता कूदता है, छठी में उसके अंदर मैच्योरिटी आने लगती है, लेकिन हियर कम्स अ पैथेटिक थिंग अबाउट आवर एजुकेशनल सिस्टम कि हम बच्चे को कहते हैं यूपिन देते हैं और बोलते हैं बेटा इस यूपिन का क्या यूज है, और हम अपेक्षा करते हैं वो ये बोले कि ये यूपिन जो है वो कागज को होल्ड करने के काम आती है। सही बात। जबकि बच्चा क्या जवाब देता है कि सर इस यूपिन को मोड़ करके मैं मछली पकड़ सकता हूं। देखो उसका जवाब डाइवर्सिफाइड है। मतलब उसकी क्रिएटिविटी हम खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं भाई इस सवाल के 100 जवाब हो सकते हैं, तो 99 भूल जा, ये एक जो किताब में लिखा है ना बस ये वाला जवाब, यही जवाब सही है। और अगर उसने किसके अलावा कुछ दिया तो उसको डांट दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। यहां है प्रॉब्लम, यानी पानी यहां देना है और यहीं से हम उसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में स्टॉप कर देते हैं कि तुझे इसी बॉक्स के अंदर सोचना है। और यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। 12वीं तक वो पक जाता है, वो घड़ा पूरा टाइट हो चुका होता है, उसके बाद हम उसको स्किल देते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी देते हैं, वो उसके अंदर वो एडजस्ट नहीं कर पाता, कुछ हद तक कर लेता है। मतलब जो लॉर्ड मैकॉले का 100 साल पुराना सिस्टम था जो कि इंडियन को इन्फीरियर रखने के लिए बनाया गया था, उस पर इतनी सरकारें आ गई, पर बहुत बड़ा चेंजेस हुआ नहीं है। और अभी इसमें चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी आपसे जब बात करके पढ़ रहा था वो एनईपी में, आपका एनईपी आपको लगता है सर किस हद तक ये इस समस्या को सुलझा पाएगी, पहली सवाल। और दूसरा, आप दर्शकों को सर मैं एक नई चीज बताता हूँ, ये जो एनईपी आ रही है उसमें भी ये सर का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। ऑल्दो ये कहते हैं मेरा छोटा सा योगदान है, पर मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान है। तो सर उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये जो मैकॉले वाली व्यवस्था है ना कि शिक्षा में बस 36 नंबर लाके पास हो जाओ, ये वाली व्यवस्था से तो होगा नहीं, बदलाव तो आएगा। आपने छोटे स्तर पे आईडी लेवल पे चालू किया और अब पूरे देश वाले लेवल पे एनईपी के माध्यम से हो रहा है। तो सर वो जर्नी कैसे रही, शायद वो जर्नी कैसे रही, आप एनईपी में कैसे इन्वॉल्व हुए, अब उसमें आपने क्या सजेशन दिया और कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो जर्नी में चाहता हूँ एक बार दर्शकों। बिल्कुल, बात इस चीज की है कि जब मैंने 12 तक अपनी जर्नी पहुंच गई, ठीक है, अब 12 में मेरे को रियलाइज हो गया कि अल्टीमेटली जड़ें जो है वो प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन शिक्षा में है, स्कूली शिक्षा में। अब मैंने एक स्कूल स्टैब्लिश किया, भारत का पहला स्किल बेस्ड स्कूल, और मेरी वाइफ भी शिक्षाविद है, तो उनको, उनके नेतृत्व में वो काम मैंने शुरू करवाया। और यहाँ मैंने इन बच्चों को इनकलकेशन स्टार्ट कर दिया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आपके अंदर अपनी डिफरेंट स्किल को इनकलकेट आप कीजिए और 6th तक जाते जाते करियर ओरिएंटेशन पे आ जाइए। तब पता चला कि 6वें बच्चे के दिमाग में एक आइडियाज आते हैं बहुत अच्छे, नॉर्मली इस एज ग्रुप में आते हैं। नागौर की एक बच्ची से मैंने सवाल पूछा, जसवंतगढ़ सुजानगढ़ क्षेत्र की एक बच्ची थी, उससे मैंने पूछा
तो उसने कहा कि सर मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया है देश के लिए तो बताओ, बोलती है, हाथ खड़ा करती है और कहती है सर उड़ने वाली पुलिस क्यों नहीं हो सकती। तो सारे बच्चे हंसने लगे, उड़ने वाली पुलिस, पुलिस भी कभी उड़ती है क्या, बैठ जा उसको। मैंने कहा नहीं बेटा तुमने अच्छी बात की, हम नोट करेंगे आपका आइडिया। आप आश्चर्य करोगे 10 साल बाद ये स्टेज आई उसके कि उड़ने वाली पुलिस यानी ड्रोन पुलिस बनने लगी, जयपुर कमिश्नरेट भी उस पर प्लान करने लगा और आज की डेट में ये सपना नहीं, ये हकीकत है कि उड़ने वाली पुलिस होती है। सो बच्चे के दिमाग में, छठी कक्षा वाली बच्ची के दिमाग में वो आइडियाज था। ये आइडियाज बुलबुले की तरह ऊपर आते हैं और ऊपर आकर फट जाते हैं। इस दौर के अंदर इस आइडिया को प्रिजर्व कीजिए, ये पेरिशेबल है, ये नश्वर है, लेकिन इसको कुछ ना कुछ तंत्र विकसित कीजिए कि इन आइडियाज को संरक्षित कर सके। तब लगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें नोट करनी शुरू की जो 2019-20 में मैंने वर्बली देन उस समय के शिक्षा मंत्री इन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के जो थे निशंक साहब, उनके ऑफिस में उनके जो पीए हैं उनसे बात की थी और करीब पौन घंटे बात की और मैंने अपना जो भी इनपुट, वर्बल इनपुट दिया उन्होंने नोट किया। और उस इनपुट के बाद उनका 15-20 दिन बाद फोन आया कि सर जो ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार हो रही है उसमें आपका इनपुट भी हमने शामिल कर लिया है। वो ये था कि छठी कक्षा पे से ही बच्चों को कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जिसे हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं वो डालना जरूरी हो जाना चाहिए। प्रोजेक्ट को कंपलसरी कर देना चाहिए। ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व करवाने के लिए मैं इसमें लगा रहा ताकि ये कैसे न कैसे आगे बढ़ सके। आज हमें गर्व है, देश में पहली बार ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जिसके अंदर कौशल को इनकॉर्पोरेट कर दिया है शिक्षा में। और आप देख सकते हो दोनों के मंत्री जी भी एक ही है। शिक्षा मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मर्ज होते हुए एक ही मंत्रालय के अंडर, एक ही मंत्री जी के अंदर में है, धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर। क्योंकि बेसिकली सर बात एकदम सही, शिक्षा का उद्देश्य भी स्किल डेवलपमेंट करना होना चाहिए जी। तो तुमने दो चीज अलग अलग, शिक्षा तुम अलग पढ़ लो, स्किल तुम अलग लो, दोनों का एक्चुअल में मर्जर ही बनता है। और आप यहाँ पे गौर से देखेंगे सर, अगर आपने इंटरव्यू ढंग से देखे हो, ये अपने आप में केस स्टडी है। मतलब जो युवा है अगर वो उसको 4 बार, मतलब ये इंटरव्यू ऐसा नहीं एक बार आपने सुन लिया, इसको आप हर स्टेज पे थोड़ी थोड़ी बात सुनेंगे तो आपको नई चीज मिलेगी। लाइफ ने देखो कैसे पूरा सर्किल लिया, कहाँ इनको जाके, कहाँ पे वो चाइना में आइडिया आया, वो आईडी वाली चीज बनी और वो आईडी वाली चीज आज घूम के इतने सालों बाद एनईपी के रूप में आपको चाहिए। वो जो आपने चीजें नोट की थी कि बेचना क्यों नहीं आता, बेचना आना चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, वो सारी चीजें घूम के आज यहाँ पे आई। तो जो इस चीज में भी डाली है, ये एक तो होता है, देखो सर मैं हमेशा कई बार ब्यूरोक्रेसी से सहमत नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में कि कई लोग बस एक पॉपुलर ओपिनियन पे कमरे में 4 लोग बैठ के कुछ भी डिसाइड कर देते हैं, उनको ग्राउंड का अनुभव नहीं है। मजा कब आएगा जब कोई आदमी ग्राउंड पे काम करता है, वहां से कुछ लेके आता है, वो देगा। तो आपने ग्राउंड में काम किया, आपने विदेश में काम किया, वहां क्या हो रहा देखा, आपने गांव में काम किया, वहां क्या जरूरत है वो देखा, आपने कंपनियों से पूछा तुम्हें क्या दिक्कत है, बंदों से पूछा तुम्हें क्या दिक्कत है, और जब ग्राउंड से कोई चीज निकल के आई ना तो वो आंसर बहुत सिंपल साधारण सा होता है और प्रैक्टिकल होता है और वो अप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा। तो अब एनईपी कहते हैं, देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट क्या होती है, लेकिन ये जो सजेशन है ये 100% है कि आपको स्किल की तरफ लेके तो जाएंगे। तो अभी अपन 2019 तक आ गए, 2012 तक, 13 ठीक है, 12-13 में ये स्कूल स्टैब्लिश हुआ, स्किल बेस्ड स्कूल का सेटअप हुआ। वो आज बहुत अच्छी लेवल पर है, बहुत सारे लोग उसके अंदर पढ़ रहे हैं और अपनी अच्छी शिक्षा के साथ साथ कौशल विकसित कर रहे हैं। लेकिन 13 में फिर एक चेंज आया, बड़ा परिवर्तन आया। ये कह दीजिए कि ये इनोवेशन सेंटर मैंने एक खोला, सीतापुरा जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है जयपुर में, वहां पे एक इनोवेशन सेंटर खोला, राजस्थान इनोवेशन सेंटर, जहां गांव से बच्चों को बुलाता था, वो बीटेक करते थे और बीटेक के साथ साथ में वो इनोवेशन करते थे, नया कुछ काम। दोपहर 3 बजे तक बीटेक की पढ़ाई की और उसके बाद शाम के समय देश के लिए कुछ इनोवेशन किया। तो उन्होंने ऐसे ड्रोन बनाए जो 2.5 किलोमीटर की रेंज पे टेररिस्ट को पकड़ सकते हैं। उन्होंने ऐसी चीजें बनानी शुरू करी, ऐसी स्टिक बनानी शुरू कर दी जो कि अगर आगे ऑब्स्टेकल आता है तो वाइब्रेट करने लग जाती है। तो कोई व्यक्ति जिसका जो ब्लाइंड है उसके लिए बड़ी एक वरदान के रूप में साबित हुआ। यानी जुगाड़ बनाना शुरू कर दिया चीजों को लेकर के, जो अल्टीमेट इनोवेशन है, जो अल्टीमेट हासिल होना चाहिए बीटेक का, जो नहीं रहा, जिसकी वजह से बीटेक डाउन आया। कारण हम एमबीबीएस के लिए तो साहब, एमबीबीएस का कॉलेज खोलने के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हॉस्पिटल होना जरूरी है कि नहीं है?
तो क्या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए किसी फैक्ट्री का या फर्म का, प्रोडक्शन हाउस का होना जरूरी क्यों नहीं? क्योंकि जब वो प्रोडक्शन हाउस में धमाधम वर्कशॉप चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है और वहां पे इंजीनियरिंग कर रहा है, तो रियल मायने में हम इंजीनियर बना पाएंगे। इंजीनियरिंग पढ़ाई कभी नहीं होनी चाहिए। एमबीए भी इसी वजह से डाउन पहले के मुकाबले हुआ। कारण यह कि एमबीए कभी पढ़ा नहीं जा सकता, एमबीए जिया जाता है और जीने से हमने मैनेजमेंट को दूर कर दिया और पढ़ पढ़ के नंबर पास करो। वस्तुतः राहुल जी, नंबरों की दौड़ और सरकारी नौकरी की बेहिसाब चाहत, इन दो चीजों ने हमें इतना नुकसान किया जो शायद अंग्रेज भी नहीं कर पाए। आई डू रिपीट दिस थिंग, ये नंबरों की दौड़ ने हमें बर्बाद किया और इसीलिए नंबरों की दौड़ वाले माफिया पैदा हो गए देश में। और उन माफियाओं ने जो तंत्र चलाया उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन 2013 में ये जो इनोवेशन सेंटर मैंने खोला, उस सेंटर की महक कुछ ऐसी थी कि हम लोगों को मौका मिल गया कि आने वाले नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी के और देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जिससे सब व्यक्ति मिलना चाहते थे, उन्होंने हमें बुलावा भेजा और हम वहां गुजरात गए। सर, आपने टॉपिक लिया, मैं इस तस्वीर की चर्चा करना चाह रहा था, पर ये जो तस्वीर है इसमें भी ये कहानी है, तो समझते हैं सब। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया और मैं अपने वो कागजात लेके गया था माननीय मुख्यमंत्री उस समय के और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास, अहमदाबाद, उनके ऑफिस मुख्यमंत्री कार्यालय में। और मैं लेकर के गया था अपने साथ की हु विल बिकम नेक्स्ट इनोवेटर। एक मैंने नया अभियान चालू किया था, उस अभियान का पत्र लेकर के गया था कि मैं इनोवेटर बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने देखा और बहुत खुश हुए और जो मेरा अनुभव था वो थ्रिलिंग था। गूज बम्स आ जाते हैं जब आप जैसे ही कमरे में घुसते हैं और देश की इतनी बड़ी पर्सनालिटी खड़े होकर आपका स्वागत करती है, गुजरात में आपका स्वागत है। सो दैट वाज अ बिग मूवमेंट फॉर मी। हाथ मिला के गर्मजोशी से उन्होंने मेरा स्वागत किया। हम लोग बैठे, 5 मिनट का हमारे पास समय था, हमें 5 मिनट मिलना था, वही समय मिला था। हमारा एक बेल्ट, पर्स और मोबाइल वगैरह सब नीचे थे सुरक्षा कारणों से। हम उनके साथ बैठे और जब बातचीत शुरू हुई इनोवेशन पे, 5 मिनट ओवर हो गए, तो हमने कहा सर समय हो गया अब हमारे जाने का। तो बोले आप बैठिए ना, मुझे जल्दी नहीं है, आपको क्या जल्दी है। यानी वो व्यक्ति पॉलिटिक्स के से इतर डेवलपमेंट और यूथ इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट ले रहा है। उनका बैठो बात करते हैं अपन। फिर उन्होंने मुझे बताया खुद मोदी जी ने कि देखिए पंत साहब कि किस तरीके से मैंने ट्रेंच खोदी थी और ट्रेंच के थ्रू नहर जो लेकर के आया था अहमदाबाद में, और वहाँ की पानी की जो बहुत बड़ी समस्या है उसका मैंने सॉल्यूशन किया था। फिर उसमें सोलर पैनल्स भी लगाए, उनका भी उपयोग किया ताकि सोलर एनर्जी से पंपिंग स्टेशन चल सके। इतनी बढ़िया शानदार बातें जो कोई साइंटिस्ट कर सकता है, वो हम एक पॉलिटिशियन से, एक चीफ मिनिस्टर से सुन रहे थे। और वो ये चर्चा हमारी कब होते होते 30-40 मिनट तक खिंच गई, पौन घंटे तक खिंच गई। ये मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तब मुझे ऐसा लगा कि हम सोचते हैं पॉलिटिशियन है, हम पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, और वो पॉलिटिशियन नहीं निकला, वो डेवलपमेंट की बातें कर रहा है। एक बात उस समय पॉलिटिक्स की नहीं हुई, सारी की सारी बातें। जबकि दूसरे दिन मुझे याद है उपचुनाव भी थे गुजरात में और ही मस्ट बी वेरी बिजी। उसके बावजूद भी उन्होंने किस बात के लिए, एक इनोवेशन पे, स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने समय निकाला। वहां से मेरा दिमाग में आया कि पॉलिटिक्स भी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती देश में। और ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री का नॉमिनी है, तो मेरे ख्याल से अगर ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो वहीं तय हो गया था कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तो बननी तय है, और वो बन भी गई उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद। ये एक टर्निंग पॉइंट। डू एनीथिंग यू नीड पावर। ये चीज आपको उस समय रियलाइज हुई कि भैया करना है, आइडियाज बहुत सारे हैं लेकिन रिसोर्स भी कहीं से अरेंज हो जाते हैं, बट अनलेस अंटिल यू हैव अ पावर, आपके कहने से कुछ कंसिक्वेंसेस नहीं आता है। जैसे आपने इतनी मेहनत की 10 साल में, आपने शायद जो इम्पैक्ट खड़ा किया, कोई पावर अगर किसी के पास है वो डिसाइड करे, तो वो आपने 10 साल में अगर 10 लाख लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट लाया, पावर के साथ आप शायद 10 करोड़ की जिंदगी में भी ला सकते। तो वो चीज आपको रियलाइज हुई। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक माँ काली से कहा था, माँ मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, और तीसरी चीज शक्ति दे। तो अगर शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर, गलत दिशा में भी चले तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर अगर चलने की शक्ति जाती रही तो रास्ते के टोट बन के रह जाओगे। ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने अंतिम पत्र में कार्यकर्ताओं को बोला था। यानी शक्ति बहुत जरूरी है।
तो नेचुरल बात है कि एक शक्ति का एक रूप ये भी है, पॉलिटिक्स भी एक पावर का फॉर्मेट है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें आने वाले लोगों को क्रिएटिव होना चाहिए, मैं समझता हूँ, और क्रिएटिव लोग अब आ भी रहे हैं। इसलिए कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ द मेरिट जो है वो देश में शुरू हो गई है। तो मैं लकी रहा कि मैं अब 2013 में ये चेंजेस आया तो मैं इन्फ्लुएंस होने लग गया कि वास्तव में शक्ति गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कुछ आप करना चाहते हैं। तो पीएम मोदी शक्तिशाली बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो फिर आज आप देख रहे हैं जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके साथ। और अगर स्किल की बात करते हैं तो जैसे अभी अश्विनी वैष्णव जी कॉर्पोरेट का था, अब उनको रेल मंत्रालय दिया गया, मेरिट बेस्ड जो पॉलिटिक्स कह रहे हैं। जयशंकर की बात करें तो एस जयशंकर जी पॉलिटिक्स में एकदम इम्पैक्ट रखते थे, अब उनको दिया तो आप देख पा रहे हैं। हाँ। अजीत डोभाल जी, तो ये जो रियल में जो मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स दिख रही है, मतलब आप देख पा रहे हैं इसको। आप आगे बढ़िए, आप राष्ट्रपति पुरस्कारों के नॉमिनेशन को देखिए, आप पद्मश्री पुरस्कारों को देखिए, आप देश में वातावरण देखिए कि नंगे पैर चलने वाले एक आदिवासी महिला आ रही है और राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त कर रही है। अब राष्ट्रपति भी बन रही है, और अब राष्ट्रपति भी बन रही है, मतलब उस लेवल पर जा रही है। कमाल हो रहा है। जब कभी किताबों में कभी पढ़ा करते थे, ऐसा होता है क्या कहीं? होता है क्या साहब? हाँ होता है। मेरे को तो अब देखने को मिल रहा है कि जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, विषय थे, जो लोग कहते थे कि ये कभी सॉल्व नहीं होंगे, वो सॉल्व 370 आर्टिकल 370, तो ऐसे इश्यूज रिजॉल्व होने लग गए। जो कभी केवल थ्योरी में पढ़ी करती थी वो चीजें प्रैक्टिकल होने लगी। उसका सबसे बड़ा कारण है नेतृत्व, लीडरशिप। तो लीडरशिप स्ट्रांग होती है तो ये होता है। तो ये दौर अब 13 से आगे बढ़ता बढ़ता मेरे दिमाग में खुर्द-बुर्द चलती रही और द्वंद्व चलता रहा कि नहीं, समाज में अगर कुछ करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। एक चीज और अभी जो मैं बातों में मैंने रियलाइज की और मैं दर्शकों से शेयर करूंगा कि देखो, अगर आप सिर्फ पावर पाना चाहते हो, सिर्फ पावर पाने के लिए कि पावर क्यों चाहिए, बस चाहिए, तो हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में चल दो। लेकिन आपका अपना मिशन है, अपना एक पर्पस है, आप कुछ करना चाह रहे हो, उसको स्केल बढ़ाने के लिए अगर आप उसके बाद पावर पाते हो तो आपका जो पर्पस है, जो आपका लक्ष्य है, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक विजनरी व्यक्ति को, एक क्रिएटिव व्यक्ति को जो रियल में सॉल्यूशंस पे काम कर रहा है, उसको अगर पावर मिलती है तो क्या इंपैक्ट आता है, वो अभी हम आपकी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही आपकी बातों से जोड़ते हुए, स्किल, स्केल एंड स्पीड। ये 3 बातें बोली, जिसको भारत इन्फो हाईवे में और इकोनॉमी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के रास्ते में जाना है तो स्किल, स्केल और स्पीड, इन 3 चीजों पे ध्यान देना, 3 एस पे ध्यान देना पड़ेगा। स्केलिंग नहीं कर पाए तो मैं स्केलिंग करने के मूड में आ गया 2013 के बाद पे। मैं कर तो था, स्किल तो कर रहा था और स्पीड के साथ भी कर रहा था, लेकिन स्केल नहीं था। तो लार्जर पर्सपेक्टिव में करना है तो अपने दायरे से बाहर निकलिए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो देश को आपका इंतजार है, तो आपको बढ़ना चाहिए। ऐसे सभी युवाओं को 2018 में मैं ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने युवा संसद। एक सेकंड में इसमें एक नई बात बोलूंगा। कृष्ण ऐसा कहा करते हैं, वैसे कृष्ण कहते हैं कि जो भी तुम्हें टैलेंट इनहेरेंटली मिला, तुमने मेहनत करके अचीव नहीं किया, तुम जब पैदा हुए तुम्हें था, तो वो मेरा गिफ्ट है। और मेरा गिफ्ट तुम खुद के लिए काम में लो तो गलत, तुमने वो गिफ्ट क्यों दिया? तुमको अगर मैंने बहुत अच्छा स्पीकर बनाया इसलिए ताकि तुम लाखों लोगों को इम्पैक्ट करो, मैंने तुम्हें अच्छा ब्रेन इसलिए दिया है कि तुम जनसेवा में लगा दो, मैंने तुम्हें वाणी जो भी दिया है ना मैंने तुम्हें, वो इसलिए दिया है तुम लगा दो। तो जो लोग इसको नहीं काम, कई लोग कहते हैं अरे तू इतना अच्छा बोलता है तो बोलता क्यों नहीं? आगे नहीं मुझे क्या जरूरत है, तुम्हें नहीं जरूरत है, तो बोलेगा जिसके लिए जरूरत है। तो इम्पोर्टेंट है, परफेक्ट। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एक जंगल था, उस जंगल में एक ब्राह्मण गुजर रहा था। वो ब्राह्मण ऐसा था कि रोज भिक्षा मांगता था, गांव में जाता था अलग अलग जगह पर, और फिर वो अपना कलेक्ट करता, बड़ी मेहनत करके अपना पेट पालता था। एक दिन वो जंगल में जब गुजर रहा था तो उसने अचानक देखा कि एक लोमड़ी जिसके पीछे के दोनों पांव नहीं है और वो वहां पर बैठी है और हट्टी कट्टी है। उसको आश्चर्य हुआ कि लोमड़ी जिसके पांव नहीं है वो हट्टी कट्टी कैसे हो सकती, शिकार कैसे करती होगी भाई। अचानक शेर आ गया, ब्राह्मण डर करके छुप गया पेड़ के पीछे। वो क्या देखता है कि शेर अपने मुंह में शिकार दबा के लेके आया, थोड़ा बहुत खाया और बाकी बचा हुआ लोमड़ी के लिए छोड़ के चला गया। लोमड़ी में उसको खा लिया। ब्राह्मण को समझ आया, अरे वाह, यह बात समझ में आई कि हर व्यक्ति के खाने का इंतजाम ऊपर वाला करता है। इसके पांव भी नहीं थे फिर भी इसके भोजन का इंतजाम कर दिया, तो मैं तो पांव वाला हूं और चतुर हूं, तो मेरे इंतजाम क्यों नहीं करेगा भोजन? तो आज से ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूं सब कुछ और मैं
ये सब काम वाम छोड़ करके गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे वो ब्राह्मण जाके बैठ गया कि अब अपने आप भोजन का इंतजाम होगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये घटना दिखाई है जंगल में, इसका मतलब कोई संदेश होगा। तो वो बैठ गया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन तक जब कोई नहीं आया तो हाय हाय करते हुए भूख के मारे तड़पने लगा। एक साधु महात्मा वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने हाथ में लोटा लेकर के कहा, बेटा पानी पियो। उन्होंने कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उस ब्राह्मण ने कहा, साधु देवता मेरे साथ बड़ी चोट हुई, ऐसे ऐसे जंगल में मैंने घटना देखी और मैंने सोचा जब जिसकी लोमड़ी के पांव तक नहीं है उसके लिए भी खाने का इंतजाम प्रभु ने कर दिया तो मेरे खाने का भी कर देगा। ऐसा सोच करके मेरे साथ तो 3 दिन तक कोई नहीं आया। तो हंसने लगे साधु और बोले, बेटा तेरे को भगवान ने शिक्षा तो बिल्कुल सही दी थी, संदेश भी दिया था, लेकिन तुझे जरा समझने में चूक हो गई। वो ये कह रहे थे कि तू शेर बन, खुद भी खा और दूसरों को भी खिला। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, तो जा सकता वह सत्व कहां। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उठकर अमृतत्व विधान करो। तो अल्टीमेटली सब कुछ तुम्हारे पास है, सही बात, और फिर भी तुम लोग खड़े नहीं हो पा रहे हो। कमाल की बात है। मतलब ये अपना आप में एक अमेजिंग अद्भुत बात नहीं लगती कि आपको भिखारी बनाने के लिए लोगों ने ट्रेंड कर दिया। तुम स्वयं मृगेंद्रता बन सकते हो, स्वयं उठो, शिकार करो और खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। ये स्टेज आपकी आ सकती है, लेकिन हमें जानबूझ करके एक पूरी की पूरी पॉलिसी के तहत वो उस चीज से दूर रखा गया। आज भी जिन गांवों से कई अनेकों ब्यूरोक्रेट्स निकले, नेता निकले, सब निकले, उसके बावजूद भी उस गांव के अंदर की सड़कें आज भी नहीं बनी हुई। कारण क्योंकि स्वयं के ऊपर खड़ा होना के लिए किसी भी पॉलिटिशियन ने ये ट्राई नहीं किया कि वो व्यक्ति अपने पांव पर खड़ा हो जाए। इसीलिए उनको जातिवाद की राजनीति के अंदर जानबूझ करके झोंका गया और देश को भी इस तरफ झोंका गया। और ये जातिवाद की राजनीति, ये नक्सलवाद की, ये आतंकवाद की, ये पृथकतावाद, देश को अलग कर दो। मैं जहां भी हमारी डेमोग्राफी चेंज हो गई वो नारे लगाने लग जाते हैं कि हमें देश से नया बना दो, अलग कर दो। ये पृथकतावाद की राजनीति ये जन्म तब लेती है, इसके पीछे आपको आश्चर्य होगा जो मैं बात बताऊं, नंबरों की दौड़ और सरकारी नौकरी की बेहिसाब चाहत, ये 2 चीजें हैं। तो एजुकेशन माफिया आपने एक नाम लिया, मैंने पहली बार शब्द सुना, तो इस पे क्या है, ये क्या माफिया वाला, मतलब ये किस तरह से खोखला कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं? ये सर लाख टके का प्रश्न है। अगर ये बात मेरा भारत, मेरे बच्चे, मेरे यूथ, मेरे लीडर्स समझ जाए तो मैं समझता हूं कि अब भारत को जगत गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये माफिया को आइडेंटिफाई कीजिए साहब, क्योंकि ये माफिया सबसे पहले क्या माहौल बनाता है, जिसके नंबर सबसे ज्यादा वो सर्वश्रेष्ठ। ये एक नैरेटिव सेट करता है, ये नैरेटिव बना लिया, जिसके नंबर सबसे ज्यादा वो सर्वश्रेष्ठ। तो कल्पना चावला कौन थी, फिर सानिया मिर्जा कौन है, फिर अल्टीमेटली जितने लोग अच्छे नंबर लेकर के नहीं आ पाते और बड़े, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि यार अगर तुम क्रिकेटर के घर पैदा नहीं होते तो भी क्या इतना अच्छा क्रिकेट खेलते, तो उनका जवाब था कि तब सर मैं, अगर तुम मछुआरे के घर पैदा होते तो मैं अच्छा मछुआरा बनता। तो जो भी करना है उसे एक्सेलेंस के साथ करना है, जरूरी नहीं है उसी चीज में, लेकिन ये जरूरी मानते हैं कि अगर 99 नहीं आए तो तुम्हारी जिंदगी खोखली है। और इस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लिया भारत में पेरेंट्स ने अधिकतम, और उसकी वजह से एक दौड़ शुरू हुई जो बेतहाशा भागने की दौड़ है। भागो भागो, दूसरा भी कह रहा है भाग रहा हूं, मैं भी भाग रहा हूं। कहां भाग रहा है भाई, मुझे नहीं पता, सबने कहा उधर भागना है इसलिए भाग रहा हूं। तो अल्टीमेटली इन्होंने पूरा नैरेटिव सेट किया और पहला काम इन्होंने किया, नंबर जिसके ज्यादा वो बढ़िया। यानी ना मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, आई एम सॉरी टू से, फ्रंट पेज पे खबरें नहीं छपती उन लोगों की जो अपनी मां की मदद करने के लिए पुरानी बाइसिकल को तोड़ करके एक वॉशिंग मशीन बना देती है बच्ची, और पैडल चलाते चलाते उसकी मां अपने कपड़ों को धो पाती है। ऐसा इनोवेशन करने वाले, या उन लड़कों को जिन्होंने दिल्ली के पोल्यूशन का सॉल्यूशन दे दिया कि बिल बोर्ड से, साइन बोर्ड से गुजरने वाली हवा अपने आप ही उसके कार्बन कण सोख करके साफ हो जाएगी, ऐसा सॉल्यूशन देने वाले लोगों का नाम फ्रंट पेज पे छप करके आइडियल वो नहीं बन पाए। आइडियल वो बने जो मेरिट में आए बोर्ड की, आइडियल वो बने जो यूनिवर्सिटी के टॉपर बने। पहली रैंक, दूसरी रैंक, आज भी अभी भी वही हो रहा है। अभी भी हम फेसबुक देखते हैं तो जब रिजल्ट आते हैं 10th 12th के, अभी आने वाले सीबीएसई के रिजल्ट, तो देखिएगा कितनी सारी मार्कशीट आएंगी फेसबुक में कि मेरे बच्चे ने ये किया और इतने मार्क्स है। ये सर सफलता नहीं है। सफलता तो अब आएगी
जब वो कुछ बन जाएगा तब भी नहीं आएगी, वो जब बनने के बाद समाज के लिए कुछ करेगा तब वो सफल होगा। अभी बहुत दूर है सफलता उस तो सर इसके लिए आज जो आपने कहा था कि स्किल का हम तो मैं माफिया पे आ रहा था, मैं आपकी बात को काटूं, क्यों नहीं माफिया पे आ रहा था। अब इन्होंने नैरेटिव सेट किया, वो नंबर की दौड़, और उन लोगों से दूर कर दिया जो 65% मार्क्स लाते हैं लेकिन क्रिएटिव है, उन लोगों को हाईलाइट नहीं होना। तो इसलिए पेरेंट्स ने क्या समझने का, पागल है, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब, है ना। तो वो उसने कहा तू खराब हो जाएगा, उसने कहा तू क्रिएटिव कर रहा है, मॉडल बना रहा है, साइंस का कोई रोबोट बना रहा है, बोले बेकार है, इससे नंबर तो नहीं मिलेंगे ना तेरे को। नंबर की तरफ भागने वाले तो माफियाओं ने अपने अपने सेंटर खोल लिए, अपने अपने केंद्र खोल लिए, और बड़ी बड़ी क्लासरूम्स हैं। सिंपल सेटअप था सर, छोटा सा एक किराए पे कमरा लीजिए और कुछ कुर्सियां खरीदिए, एक बोर्ड लीजिए और आपका धंधा चालू। ना स्कूल जाना ना कुछ जाना, सीधे सीधे यहाँ आए तो आए, सेलेक्ट हो तो हो, नहीं हो तो तू जान, तेरा काम जान, मेरे को तो मेरी फीस मिल गई। इस माफिया केवल इस चीज को एक्सप्लॉइट करता रहा, क्योंकि एक सपने दिखाता रहा, वो कहानियां छापता रहा। देखो साहब, वो रिक्शे वाले की बच्ची आईएएस बन गई, ये कहानी थी, अच्छी थी लेकिन अधूरी थी। वो भी बच्ची का ध्यान रखो जिसने अपनी माँ के लिए वॉशिंग मशीन बनाई और पेटेंट करा लिया उस वॉशिंग मशीन को, कैलोरी भी बर्न हो रही है माँ की और प्रोडक्शन भी हो रहा है। लेकिन सर वो एक बच्ची की जो कहानी, जो आपकी बात को अगर मैं ऐसा समझूं कि वो एक बच्ची की रैंक आ गई, उसके चक्कर में 1000 लोगों ने अपनी जमीनें बेची और बच्चों को तैयारी कराई। अब रैंक तो 1-2 ही आनी है, और 998 की जमीनें भी बिक गई और घर के गहने भी बिक गए, और अब कुछ हुआ भी नहीं, इसीलिए घर भर गया। इसीलिए राहुल जी मैं माफिया शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि उनका घर भर रहा है। जो 100 लोगों को ले लिया और एक बच्चा उसमें से सेलेक्ट हो गया, 99 का क्या हुआ? और 99 तो वास्तव में फ्रस्ट्रेट हो गया, और ये फ्रस्ट्रेटेड लोग देश के लिए ठीक नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन जो बच्चों के अंदर है, उनके अंदर एक भाव जागृत होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तू भी बहुत कुछ कर सकता है, तेरे अंदर भी बहुत कुछ योग्यता है, ये बात बताने वाला कोई नहीं रहा, और उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई। फिर ये यहां नहीं रुकी सर प्रॉब्लम, ये माफिया और आगे हो गए। जैसे जैसे सरकार की कोई क्रिएटिव योजना आती है, उस क्रिएटिव योजना को फेल करने में लग जाते हैं ये लोग, और फिर वो चाहते हैं ताकि किसी न किसी रूप से सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण कम नहीं हो सके। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, और इस तरीके से इन्होंने नेक्सस और गठजोड़ बना रखा है। अब इनका नया अटैक स्कूलों पर है। कहते स्कूल संस्कार का केंद्र है, स्कूल व्यक्ति का डिसिप्लिन का केंद्र है, स्कूल स्किल डेवलपमेंट का केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रयास भी कर रही है। ये उसको फेल करने में लग गए, और ये कहते हैं कि स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, स्कूल में जाओ, डमी फॉर्म भर दो और बाकी मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें कंपटीशन की सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाऊंगा, स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी अब ये स्कूलों को भी फेल करने के उसमें लगे हुए। सो ये बहुत बड़ा माफिया है, ये बहुत बड़ा गैंग है, जिसको कि निराश करना, हताश करना, फेल करना बहुत आवश्यक है सब लोगों के। और अब जैसे 100 व्यक्तियों ने अप्लाई किया, 2 को नौकरी लगी, 98 को नहीं मिली। अब तो वो कहते सरकार ने नौकरी नहीं दी, नौकरी सरकार ने नहीं दी, और अब कुछ सरकारी योजना लाएगी तो धरने प्रदर्शन यही लोग कर रहे हैं फिर। बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल। तो बात यह है कि आप 60 लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे सकते साहब? 60 लोगों को नौकरी दे सकते हो। कभी स्विगी जिसने बनाया, जोमेटो जिसने बनाया, उसने भी यही सोचा होता तो शायद आज $1 बिलियन कंपनीज नहीं होती, शायद आप यूनिकॉर्न नहीं बना पाता बायजूस, शायद आज यूनिकॉर्न नहीं बन पाते बहुत सारी कंपनियां। 80 यूनिकॉर्न और उससे भी ज्यादा 101 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं, और ये परंपरा जारी है। धीरे 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 लोग चेंज होते हैं। एक का आर्टिकल आया था 55 चीता, अभी 55 गैजल्स भी हैं। गैजल्स मतलब जो अगले 2 साल में यूनिकॉर्न होने वाले हैं, और 55 चीताज हैं जो अगले 4 साल में यूनिकॉर्न होने वाले हैं। ये आजकल यूनिकॉर्न की डेफिनेशन है, जो यूनिकॉर्न बन गया है वो यूनिकॉर्न, जो 2 साल में बने वो गैजल, जो 4 साल में बने चीता। तो अभी कम से कम 101 है, और 125 अगले 4 साल में हो रहा जाएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को। ये एक छोटा सा स्टूल है, राइट। मैं घर में एक छोटा बच्चा है, वो कहता है कि वो पापा मेरे को बिस्कुट खाना है, तो मैं जाता हूं, पापा जाते हैं और बिस्कुट ला करके उसको दे देते हैं। बजाय कि पापा को क्या करना चाहिए, इस स्टूल को देना चाहिए, और ये स्टूल जाकर के दे के आए, बेटा इस पे चढ़ और ले ले और उतार बिस्कुट, तू भी खा मुझे भी खिला। यहां आपने उसको सपोर्ट किया और संघर्ष के लिए तैयार किया। यहां कॉन्ट्राडिक्शन है।
प्रेजेंट पेरेंटिंग में भी प्रॉब्लम है। प्रेजेंट पेरेंटिंग चाहती है कि उसको सुख मिले, सुविधा मिले, राइट, और फिर वो जाकर के सफल होगा, जबकि सुख और सुविधाओं का सफलता से नाता थोड़ा सा कम ही है। संघर्ष और सफलता का नाता जरूर अच्छा है, लेकिन हम संघर्षों से दूरी बना लेते हैं। और सर इसमें मैं यहीं पे एक पॉइंट और पूछना चाहूंगा, अभी तक सभी दर्शकों को एक ड्रीम स्टोरी लग रही होगी, पिक्चर की कहानी, कि भैया देखो साइंस में भी इंटरेस्ट था, कॉलेज में भी इंटरेस्ट था, पढ़ाई भी हो गई, कॉलेज भी हो गया, पढ़ा भी लिया, कंपनी भी चालू कर ली, मोदी जी से भी मिल लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन सर चला लिया, सब कुछ, स्कूल चला लिया, कॉलेज चला लिया, प्रिंसिपल बन गए, तो जहां हाथ लगा रहे हैं वहां सफलता मिलती जा रही है, तो किनकी जिंदगी में शायद संघर्ष ही नहीं है बिल्कुल। तो ये है कि ये सफल लोगों की निशानी है कि वो अपनी सफलता बताते हैं, संघर्ष छुपा लेते हैं, लेकिन सर हम आपको छुपाने देंगे नहीं। तो हमारे कई युवा भी देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं सर इतनी सफलता है तो इनके साथ कुछ संघर्ष भी 100%। एक तो बात वो संघर्षों से मैं कहना चाहूंगा राहुल जी, अपनों की डगर हो या परायों का सफर हो, जब चल दिए तो मुड़ के नहीं देखा। ये दाग क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने अभी मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या बात। सो कांटों पे सोया हूं, और हर वो व्यक्ति जो सफल हुआ है वो कांटों के बिस्तर पे सोया है। इसका उल्टा भी सत्य है, अगर आप कांटों के बिस्तर पे सो रहे हो तो 50% जॉब इज डन। धन्यवाद दीजिए ऊपर वाले को कि अब आपके रेस्ट ऑफ 50% है सक्सेस। क्योंकि एपीजे कलाम हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, जो भी सफल हुए हैं उनके पास सिल्वर स्पून नहीं थी, उनके हाथ में या तो चाय थी या फिर छोटा सा गरीब परिवार था साउथ का। वो लोग उस लेवल पे पहुंचे हैं। आज की राष्ट्रपति को देख लो या एपीजे कलाम जी को देख लो, आपको अल्टीमेटली संघर्षों का दौर मिलेगा, बहुत बड़ा संघर्षों का दौर मिलेगा और सफलता के पीछे। तो संघर्ष मेरे साथ भी हुए। पिता जब 10वीं का रिजल्ट लेके गया तो पिता आईसीयू में थे। मैं 10वीं में राजस्थान के टॉप 100 लोगों में से आया था, तो मेरे को एक छात्रवृत्ति ऑफर की गई थी। वो लेके इतनी बड़ी परसेंटेज लेकर के, अच्छी चीज लेकर के गया, क्योंकि मैं रोबोट्स स्किल्स तो मैं कर ही चुका था। बस लोगों को उम्मीद थी कि ये परसेंटेज में पीछे रह जाएगा, वो भी अच्छी आ गई ईश्वर की दया से। तो मैं दिखाने गया, अपनी सफलता को बताने गया। पिताजी आईसीयू में थे, मुझे पता नहीं था कि वो जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे स्टेज लगातार लाइफ में आती रही, क्योंकि 4 लड़कियों के बाद 5वां में लड़का था, तो 5 लोग हमारे घर में थे और पिता केवल एक शिक्षक थे। तो हमेशा आर्थिक विपन्नता आपके सामने रहती है, और उस संघर्षों के बाद अपना ट्यूशन पढ़ाना, और ट्यूशन पढ़ा करके अपना इंजीनियरिंग का फीस देना, और इंजीनियरिंग करते करते नौकरी शुरू कर देना। अभी आपकी बीटेक हो गई है और बीटेक के बाद एमटेक आप कर रहे हो, तो उससे पहले आपने जॉब शुरू कर दी, तो उस जॉब से जो पैसा आ रहा है वो एमटेक की फीस चुका रहे हो आप, लोन लेकर के, लोन आ रहे तो उसकी किस्तें। तो हर चीजें करते करते उसी दौर में आपकी शादी भी हो गई। अभी आप इंजीनियरिंग एमटेक कर रहे हो और आपकी शादी हो गई, तो शादी हो गई तो रुकना नहीं है आपको। अभी क्या हुआ, तो जीवन थोड़ी खत्म हो गया, अभी तो जीवन शुरू हुआ है। तो आप मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर रहे हो और साथ साथ में अपना दैनिक कार्यों का निर्वहन भी कर रहे हो, अपना आजीविका भी कमा रहे हो और अपने परिवार को भी संभाल रहे हो। बच्चा भी हो गया तो अब उसकी भी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन फिर भी काम शुरू। पीएचडी करी, डॉक्टरेट मैंने वनस्थली विद्यापीठ से अपनी पीएचडी करी। 2010-11 का वो समय था जब मेरे से पूछा गया किस में करनी है, तो मैंने बताया कि कौशल विकास में करनी है। तब कौशल विकास फेमस नहीं था आज की तरह, कोई जानता भी नहीं था शायद। उस समय मैंने वो एनरोलमेंट किया, तब काफ़ी मतलब मेरे 2 बच्चे हो चुके थे और उसके बाद उनकी पढ़ाई वढ़ाई की जिम्मेदारी भी थी। तब भी आप पीएचडी कर रहे हो, यानी आपकी पढ़ाई जारी रही, आजीविका जारी रही, सामाजिक कार्य, संघ कार्य जारी रहा। अब समाज का कार्य करोगे तो आप कमाओगे कैसे? तो ये भी आपको करना है, क्योंकि ये भी आपका नैतिक दायित्व बनना है। शाम के समय वो काम करना, रात के समय जितना आपका पेंडिंग वर्क है वो करना, फिर सोना भी आपको, नहीं तो उठेंगे नहीं, अगर नींद प्रॉपर नहीं लोगे तो फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो पूरा का पूरा आप संघर्षों में एक चीज को पकड़ते हैं तो दूसरी चीज छूट जाती है हाथ से। यानी मल्टी डिसिप्लिनरी काम आपको साथ साथ में डायनामिक काम करना पड़ रहा है, तब जाकर के इस दौड़ में संघर्ष था। क्योंकि मुझे पता था मेरे माँ बाप अंतिम स्टेज पर हैं। अगर इस समय मैंने उनको एक संभला हुआ घर, एक उम्मीद होती है कि एक बच्चा अपना जो सेटल हो जाए, वो नहीं दिखाया तो फिर शायद वो कभी देख नहीं पाएंगे। ये भार भी मन के अंदर था। तो इसलिए साथ साथ में शादी मेरी 23 साल
का था तब मैं, मेरी शादी हो गई थी। अभी 23 साल के अंदर तो बच्चा संघर्ष ही करता है, पढ़ ही रहा होता है। तो वो सब होने के बाद तैयारी कर रहा होता है सरकारी एग्जाम की। 30 साल की उम्र तक वो 23-24 साल की उम्र में आपने शादी करके और बच्चों को आगे बढ़ाना, ये सारी चीजें शुरू हो रही है, साथ साथ में आजीविका चल रही है, सामाजिक काम चल रहे हैं, तो एक बहुत तनाव जिसे कहते हैं होता है। फिर भी आपको मुस्कुराना है, क्योंकि आप मुस्कुराए नहीं तो दुनिया आपको देखती है और आपको जो मानते हैं, क्योंकि शिक्षक को बहुत सारे लोग मानते हैं, तो शिक्षक जब टेंशन में जाता है ना लेक्चर हॉल में, तो उससे पहले ही बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो सर अभी अपन आ गए हैं आपकी जर्नी पे। अब मैं भविष्य की बात करना चाहता हूँ कि अभी आपका प्राइम एजेंडा क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी समाज के लिए या देश के लिए भी आपके कौन से 2-3 ऐसे पॉइंट है जिस पे आप लगे हुए हैं, और अगले 5 साल या 10 साल में आप उन एरिया को कैसे देखते हैं, मतलब अगले 10 साल में आपका विजन क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो विजन मैं जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, मैं इंडिविजुअली अपने स्तर के ऊपर जो मैंने अपने इंडिविजुअल गोल्स बनाए, उस गोल में आई वॉन्ट टू सी इंडिया लीडिंग द वर्ल्ड, और उसके लिए हिंदुस्तान में एक रिवॉल्यूशन की और आवश्यकता है। आपने हरित क्रांति देखी होगी, श्वेत क्रांति देखी होगी, अब क्रांति की आवश्यकता है आजीविका क्रांति। सो देश के अंदर ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन होगा, ये आजीविका क्रांति होगी, मैं उस क्रांति का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। ये यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में अपनी भी कुछ आहुतियां देना चाहता हूँ, और उस वजह से इस राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का थोड़ा योगदान। मतलब आपका ये है कि भाई देश को युवा नौकरी मांगने वाला न होने से पहले नौकरी देने वाला होना चाहिए, नौकरी देने वाला हो युवा बने, तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या जड़ से ही खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर 100 लोग कह रहे हैं हमें नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो, उनमें से अगर 20 लोग भी पलट गए, चलो मैं नौकरी अब करूंगा नहीं, मैं नौकरी देता हूँ, तो 90 आदमी को तो वही नौकरी दे देगा, तो फिर तो गेम ही खत्म हो गया। जब तक सब मांगते हैं तभी तक दिक्कत है। शायद सोचिए कितनी बड़ी बात है, आपको फ्रीडम है, आप अपने खुद के बॉस हो, आपको किसी से छुट्टी नहीं लेनी, आपको कुछ, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, क्रिएटिव चीज है, तो आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी कंपनी में, किसने आपको मना किया किसी जगह पर। तो अल्टीमेटली इतनी खूबसूरत चीज है आत्मनिर्भर होना। तो इसीलिए भारत आत्मनिर्भर बन जाए तो वर्ल्ड में फिर इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि चाइना ने एक जो चीज यूज की, उसकी पॉपुलेशन उसका एसेट बना ली। सही बात है, आपके वीडियो मैंने देखे, आपने ऐसा कहा है एक बार। तो भारत अपनी पॉपुलेशन को अपना एसेट बनाए। और आपको एक जानकारी दे दूं दर्शकों को कि हमारे भारत के अंदर जो रेशो, डिपेंडेंसी रेशो आया है कुछ दिन पहले, तो डिपेंडेंसी रेशो 2010 में 57 था, यानी खाने वाले लोग 100 में से 57 थे। यानी एक घर में एक आदमी कमाता है तो 3 खाने वाले होते हैं। खाने वाले कौन मान रहा हूं मैं टेक्निकली, 14 वर्ष से नीचे के और 65 वर्ष से ऊपर के लोग जो आप पे निर्भर है। खाने वाले का मतलब निर्भर है यहाँ पे। तो वो रेशो 57 था और वो रेशो 2021 में 44 आ चुका है, यानी कमाने वाले बढ़ गए हैं, निर्भर कम हो गए। तो यह आत्मनिर्भरता की तरफ कदम है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारी बातों का असर तो लोगों पे पड़ रहा है, धीरे पड़ रहा है। ये संघर्ष है धर्म अधर्म का, महाभारत देखी ना आपने, तो वो धर्म अधर्म का जो युद्ध है, और उसमें कर्ण को भी खत्म करना पड़ेगा, तो फिर अधर्म के साथ में खड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भी दुख पाएंगे, धृतराष्ट्र भी दुख पाएंगे। मतलब अधर्म जब ज्यादा होगा एक दिन कुरुक्षेत्र करना पड़ेगा, 18 दिन का एक कुरुक्षेत्र, एक क्रांति जो आप कह रहे हैं वो कुरुक्षेत्र वाली बात है। कुरुक्षेत्र चालू है, वो एक क्रांति जरूरी है। क्योंकि इंडिया में एक चीज मैंने जरूर नोटिस की कि जहाँ पे हम नहीं ध्यान देते जब तक तो नहीं देते, पर जब हम ध्यान देते हैं तो फिर हम रॉकेट की स्पीड पकड़ लेते हैं। ये मैंने देखा। जैसे इंडिया में कोई सी भी चीज की, इंडिया में मोबाइल नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन जब मोबाइल का आया तो जन जन के हाथ में पहुंचा दिया। इंडिया में यार यूपीआई लॉन्च हुआ, उसने वर्ल्ड को लीड करा सर। मतलब 2014 या 13 के आसपास के संसद के बयान है, पी चिदम्बरम जी कह रहे थे कि यार ऐसी पॉसिबिलिटी थोड़ी है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये कोई आदमी 10-20 रुपए थोड़ी पेटीएम करता है, ये 10-20 थोड़ी यूपीआई ट्रांसफर मारता फिरेगा। लेकिन वो चीज जब भारतीयों ने, और उस समय लगता भी था कि हाँ यार ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन वो जब अडेप्टेबिलिटी आई, हमने चाइना में, अमेरिका की गिनती नहीं, हम चाइना से डबल चले गए। यूपीआई इज द लीडिंग टेक्नोलॉजी, मास्टर कार्ड वीजा घबरा रहे। तो अगर हमारे एक बार कोई चीज समझ में आ गई, जैसे ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का गेम, जैसे अभी शार्क टैंक इंडिया एपिसोड था, तो दुनिया के घर घर में डाइनिंग टेबल पे बात होने लगी
पहले कहते ना कुछ पर्टिकुलर वर्ग है जो ही बिजनेस करा करते थे, बाकी सब नौकरी करते थे। अब घर घर में बात हुई यार स्टार्टअप करना तो चाहिए। ये भी लास्ट 1 साल में यूनिकॉर्न इतने बने, बोले यार यूनिकॉर्न करना तो चाहिए। तो ये क्रांति कर 1-2 साल में इंडिया के समझ में आई ना, समझ तो में आई। समझ में आने के बाद आप देखो फिर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं हम इस चीज का। ब्यूटीफुल शार्क टैंक जैसे सीरियल आने चाहिए। बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ था, अरे ये कौन है, ये क्या है, क्या फायदा है, क्यों देख रहे हो। पब्लिक ने जो रिस्पॉन्स दिया, इससे ये बात समझ में आती है कि बेसिकली भारतीय इनोवेटर है, इन्वेंटर है, करना चाहता है, लेकिन डरा दिया गया है। क्यों? और वास्तव में तकलीफ तो होती है। 3 साल संघर्ष होता है सर, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया था। तो मैंने तो कुछ ज्यादा लंबा कर लिया, लेकिन ये बात मान के चलिए संघर्ष तो आता ही है। उसकी संघर्ष से अवॉइड करने की वजह से वो जो चीजें हैं वो लोग कहने लगे कि बेकार है स्टार्टअप, सीधे नौकरी कर। तो वो चीजें मन में सबके है। और जब ये शार्क टैंक आया तो सब लोगों को लगा कितने खूबसूरत आइडियाज आए शार्क टैंक में। भारतीयों के आइडियाज देखिए, ब्रेन देखिए कि क्या क्या आइडियाज उनके पास थे। वो आने चाहिए, इस तरह की और एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। तो फिर महत्वपूर्ण है अपने अंदर जो कैपेबिलिटी है उस पर ध्यान दो, उसको ऊपर उठाओ। और मेरे आने वाले 10 साल जो है वो मैं आत्मनिर्भर भारत के लिए डेडिकेट करूंगा, युवाओं को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए डेडिकेट करूंगा। 10 जुलाई मेरा जन्मदिन है। उस दिन भी मैं कोई, बाकी सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं, पर मैं समझता हूं कि उस दिन मैं स्वरोजगार का ही कोई कार्य खड़ा करूंगा, लोगों के बीच में स्वरोजगार को लेकर के ही रहूंगा। तो मुझे आगे आने वाले 10 साल आत्मनिर्भर भारत में, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, सामाजिक कार्यों के माध्यम से हो या अन्य कार्यों के माध्यम से हो, मुझे उसी डायरेक्शन में आगे लोगों को बढ़ाना है। तो सर जैसा मैंने अभी देखा राजनीति में अपन बात करते हैं, अभी जैसे करंट जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, जिस तरह की मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है, और जैसा अभी हमने देखा कि 1-1.25 घंटे लगभग इंटरव्यू चला गया, हमें पता ही नहीं पड़ा। तो जैसा अभी जनता भी एक्सेप्ट करेगी, तो यहाँ पे कंप्लीट मेरिट में यहाँ पे देखता हूँ कि भाई ठीक है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज हमारे पास है, समाज को लेके मन में दर्द है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, प्रॉब्लम की समझ है, सॉल्यूशन की समझ है। तो मुझे लगता है सर आने वाली सरकार में आपको एक कोई कुछ सरकार ने आपके लिए सोच जरूर रखा होगा। अब क्या सोच रखा है वो सरकार जी जाने, आप जाने। जिस तरह की मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सरकार ने कुछ सोच रखा होगा। और मैं इसके लिए आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहता हूँ, एडवांस में आपके लिए विशेष भी मांगता हूँ कि ऐसा कुछ होगा। और मैं चाहता भी हूँ कि इस तरह के युवा या इस तरह का जो विचार है, इस तरह की जो शख्सियत है वो जानी चाहिए वहाँ पे। तो मैं उसके लिए सर आपको एडवांस में शुभकामनाएं भी देता हूँ और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी की नज़र वैसे भी आप पे पड़ी हुई है, पर और पड़े और आपको बड़ी जिम्मेदारी दें ताकि आपका इम्पैक्ट एक छोटे शहर तक न सीमित होके बड़े लेवल तक जाए। बिल्कुल। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ बनने के नहीं, कुछ करने के सपने करने की देखो। सोच। तो कुछ करने का मौका मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में मिले, तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा इस चीज को। बाकी चीजें तो तय सरकारों को और हमारे नेतृत्व को करना है, लेकिन इतना जरूर तय है कि राजस्थान के अंदर बहुत स्कोप है। सेल्फ एस्टीम्ड राजस्थान वो बनना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास धरती है, हमारे पास लोग हैं और मैन पावर बहुत अच्छी है, और हमारे पास कंसेप्ट भी है, विजन भी है। बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। और वो इच्छा शक्ति जब आ जाएगी तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि आप साइबराबाद कहा करते थे बाकी जगहों को, आप राजस्थान को भी एक नए नाम से जानेंगे। तो इसलिए जब देश आत्मनिर्भर हो रहा है, राजस्थान भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। तो सेल्फ रिलायंट हम नहीं बन पा रहे हैं इस वजह से। इसका कारण ये है कि हम लोगों को बार बार बताया जाता है वही कि नंबरों की दौड़ और सरकारी नौकरी की बेहिसाब चाहत। इससे हम दूर रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम ये करेंगे। और जो दायित्व मुझे मिलेगा, जिस भी जगह मिलेगा, उस दायित्व को पुरजोर निभाऊंगा, ये मानता हूं। और सच्चाई के साथ, ट्रुथ शैल ऑलवेज प्रिवेल, सो सत्य में जयते, होगा ही होगा। और सत्य अपने आप में बहुत पाइज्ड चीज है, इसलिए सत्यम शिवम और सुंदरम कहा जाता है। तो आप जब सुंदर किसी की बात लगती है, उस सत्य की चमक आप उसके चेहरे पर देख सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप सत्य के साथ चलेंगे
तो नेचुरल आगे ही बढ़ेंगे। युवाओं को क्लियर संदेश है कि किसी के भी बहकावे मत आइए। आप जब करोड़ों कमा सकते हैं तो लाखों की बात पे क्यों जाते हो? अपने आप में जिसको कॉन्फिडेंस है वो अपना खुद का काम शुरू करे और उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उन सब चीज़ों के लिए अपने लिए एक नया नेतृत्व गढ़िए और नया नेतृत्व को ऊपर उठाइए। तो देखिए कैसे आपकी दुनिया चेंज होती है। वंदे मातरम। धन्यवाद सर। तो सर ये तो था आशुतोष जी से आज की मुलाकात। और मैं सर ऐसा है सर, हमारा पेट भरा नहीं है, हमारा समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन पेट नहीं भरा है। और मैं इस कड़ी में मतलब आपका इंटरव्यू कुछ समय बाद में और लेना चाहूँगा। अभी ये इंटरव्यू मुझे पता सर ये बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, तो आपको इस पूरे इंटरव्यू में जो भी अच्छी बात लगी, आप वीडियो को लाइक तो करना ही है और नीचे कमेंट करना है आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिला। और आपके अगर कोई सवाल है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं इनके साथ जल्दी ही एक इंटरव्यू और प्लान करूंगा और उस सभी सवालों की लिस्ट लेके। तो आपकी बार तो मेरे सवाल थे, इनकी जर्नी थी, पहली बार हमने इनको जाना है, देखा है, समझा है और अब मैं काफ़ी गर्वित महसूस कर रहा हूँ। अब आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो विचार हैं और आपके जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं सारे इकट्ठे करके जल्दी ही वापस आशुतोष जी के साथ मिलेंगे और ऐसी शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।